ओके, ग्रेट जॉब राबिया, महक। बेटे बाकी लोगों का हो गया है? बाकी लोगों ने कर लिया अपना? ओके ग्रेट बेटे, एस्प्रिन से स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। जैसे मॉर्फिन इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही नॉन नार्कोटिक के अंदर एस्प्रिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटे। इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। ये अगेन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा बेटे, सैलिसिलेट्स। सैलिसिलिक एसिड itself is very irritant and is therefore only used locally. Derivatives of salicylic acid such as acetyl salicylic acid, aspirin, are less irritant than the parent substance and may be used systemically. बेटे जो भी चीज बहुत ज्यादा इरिटेंट इफेक्ट क्रिएट करेगी, ऑब्वियसली हम उसको जो है वो ऑरली यूज नहीं करते, टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। सैलिसिलिक एसिड, तुमने बहुत सी ये कॉन्स और वॉट्स जो निकल आते हैं लोगों को, ऐसी प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड मौजूद होगा, वो लगाया जाता है। सैलिसिलिक एसिड असल में क्या करता है, जो ये कॉन्स और वॉट्स क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, मींस माइटोसिस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। स्किन जो है उसकी सेल डिवीजन बढ़ जाती है। जब सेल डिवीजन बढ़ जाती है तो स्किन के ऊपर लेयर आ जाती है एंड इट बिकम्स हार्डन्ड, ठीक है? तो उसको करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम जो है वो केराटोलिटिक एजेंट्स यूज करते हैं, जिसमें कि ज्यादातर सैलिसिलिक एसिड डली होती है। लेकिन सैलिसिलिक एसिड को हम जो है वो सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन सैलिसिलिक एसिड के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए या सिस्टेमिकली यूज कर सकते हैं। और इसीलिए सैलिसिलिक एसिड के अंदर मॉडिफिकेशन करके हमने बनाई है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसका नाम है एस्प्रिन, जिसको कि हम सिस्टेमिकली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एस्प्रिन जो डिस्प्रिन के नाम से आती है, डिस्प्रिन इफ 300 mg, और जब एस्प्रिन 75 mg के हिसाब से आती है तो वो हमारे पास एस्कार्ट के नाम से आती है, ठीक है? अच्छा, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है? एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी रूमेटिक है, यूरोकोस्यूरिक है और एंटी थ्रोम्बोटिक है, ठीक है? ये है हमारे पास एस्प्रिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहले हम आते हैं इसके एनाल्जेसिक एक्शन की तरफ। एस्प्रिन जो है वो इफेक्टिव है रिलीव करने में हेडिक को, टूथिक को, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन को, लेकिन ये विसरल पेन में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। विसरल पेन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूज करते हैं मॉर्फिन, ठीक है? सुपरफेशियल के लिए नहीं। अब मैकेनिज्म क्या है एनाल्जेसिक एक्शन? ये जो एनाल्जेसिया कॉज करती है, कैसे कॉज करती है? पेरिफेरली इट इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है उसकी काफी टाइप्स हैं, E1, E2, E3, E4, E5। इसमें PG2 या PGE2 या E2 खाली, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन की ही डिफरेंट नाम है, डिफरेंट तरीकों से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये पेरिफेरली है बेटे, सेंट्रली बात नहीं कर रही हो, कि पेरिफेरल की बात करी। पेरिफ्रीज मीन अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरली जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, उसकी सिंथेसिस को जो है वो एस्प्रिन जो है वो स्टॉप कर देती है, इनहिबिट कर देती है। और तुम्हें पता है कि इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन, जब कोई प्रोसेस इन्फ्लेमेशन का स्टार्ट होता है तो वो एट द साइट ऑफ द इंजरी ही स्टार्ट होता है। पूरी बॉडी में रेडनेस नहीं होती, वहीं वो साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं जहां पर इंजरी होती है। तो पेरिफेरली उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स टू द एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन एंड अदर chemical mediators released locally by the inflammation process. Thus, by decreasing PG2 synthesis, aspirin and other NSAIDs suppress the pain sensation. अब बेटे क्या हो रहा है कि पेरिफेरली जो प्रोस्टाग्लैंडिन आएगी, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो टाइप जो उसकी E2 है, जो मैंने पहले बताया था जनरल मैकेनिज्म में, कि वो ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन की जो पेन की सेंसिटाइजेशन है उनको इंक्रीज करेगी। इसी प्रोस्टाग्लैंडिन को ये पेरिफेरली इनहिबिट कर देगी, ना पेरिफ्रीज में ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, ना ये इफेक्ट होगा। और इस तरह जो है हम एनाल्जेसिक एक्शन जो है वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि जब सेंसेशन ही नहीं होगी, याद रखो पेन इज देयर but you have lost sensation to it, so you cannot feel it anymore. This is the basic purpose of aspirin.
सेंट्रली ये कैसे करती है, सेंट्रली पेन का थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ा देती है, और जो एक राब्ता होता है पैगामात का थैलेमस कॉर्टेक्स को भेजेगा कि भाई पेन की सेंसेशन आ रही है एंड यू विल फील इट, उस राब्ते को मुनकता कर देती है, मतलब खत्म कर देती है, ब्लॉक कर देती है, साथ ही पेन का थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ा देती है। थ्रेशोल्ड लेवल मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर पहले तुम्हें, फर्ज करो मैं ना अब डेसिबल का वर्ड यूज नहीं करी, तुम डेसिबल में कंफ्यूज हो जाते हो, डिग्री का वर्ड यूज करी हूं, पर याद रखो पेन के लिए डिग्री का वर्ड नहीं होता, वो टेम्परेचर के लिए होता है, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन एग्जाम्पल कि फर्ज करो 10 डिग्री के ऊपर अगर तुम्हें पहले पेन फील होती थी, तो अब 10 डिग्री पे नहीं, एस्प्रिन उसके थ्रेशोल्ड लेवल को 20 पे ले जाएगी, अब पेन 10 पे हो रही है लेकिन सेंसिटाइजेशन नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी सेंसिटिविटी तभी होगी जब वो 20 तक पहुंचेगी। और ऐसा क्यों हुआ, उसने कॉर्टेक्स और थैलेमस के दरमियान जो राब्ता था सेंसिटाइजेशन का, उसको ब्लॉक कर दिया। ये पहला एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन इसका खत्म हो गया हुआ। अब अगले एक्शन की तरफ आती हूँ, विच इज एंटीपायरेटिक एक्शन। अच्छा जी, lowers the elevated temperature back to normal. It has no effect on the normal body temperature. एस्प्रिन का एक फायदा ये है कि अगर ये एंटीपायरेटिक है, यानी कि ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगी, तो इसका मतलब है अगर कोई नॉर्मल इंसान खा लेगा और 37 या 310 केल्विन या 98.6 फॉरेनहाइट से टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ही विल डाई, यू नो दैट। सो व्हाट विल हैपन कि इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ एलिवेटेड टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करेगी, यानी इसके अंदर ये सेंसिटाइजेशन है कि इस लेवल से मैंने नीचे टेम्परेचर को नहीं गिराना, इट इज एक्चुअली डिजाइंड इन अ वे टू लोअर डाउन द एलिवेटेड टेम्परेचर, बट इट विल नॉट डू एनीथिंग ऑन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो फीवर जो है वो नॉर्मली क्या होता है, एंटीरियर ऑप्थेल्मिक थर्मोरेगुलेटरी जो सेंटर है वहां पर जो एलिवेटेड इसका वो थर्मोस्टेट है, ये उसके अगेंस्ट काम करती है, जो PG2 सिंथेसिस करवाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी और मेलिग्नेंसी और इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जो है ये उसके अगेंस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करती है। अब मैकेनिज्म क्या है इस एंटीपायरेटिक एक्शन में, बेटे प्लीज पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द एनाल्जेसिक एक्शन, एंटीपायरेटिक एक्शन and anti-inflammatory action of aspirin along with mechanism of action। तो अगर तुम ये समझते हो कि तुम खाली ऊपर से ये एंटीपायरेटिक एक्शन का जो पहला पैराग्राफ है बस वो कर लोगे और इसके नीचे जो मैकेनिज्म दिया हुआ है वो नहीं करोगे, तो बेटे यू आर रॉन्ग। आपको एंटीपायरेटिक एक्शन ऊपर से भी करना है और उसका मैकेनिज्म भी करना है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये एंटीपायरेटिक एक्शन जो है ये किस तरह एस्प्रिन कर रही है, जैसे एस्प्रिन पहले एनाल्जेसिक एक्शन कैसे करी थी, PG2 की सिंथेसिस को रोक रही थी और थ्रेशोल्ड लेवल को बढ़ा रही थी पेन की सेंसिटाइजेशन के, तो अब ये कैसे करती है, ये इनहिबिट करती है अगेन PG2 सिंथेसिस को, जो हीट रेगुलेटरी सेंटर जो हाइपोथैलेमस में उसके ऊपर एक्ट करता है, और जब ये उसको ऊपर एक्ट करती है तो ये थर्मोस्टेट को लोअर लेवल पे ले आता है, यानी टेम्परेचर जो सेंसिटाइजेशन थर्मोस्टेट है उसको नीचे ले आता है। ये डायलिटेशन करवाता है कुटेनियस ब्लड वेसल्स की, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जब उनकी डायलिटेशन हो जाएगी बेटे, जब भी चीज डायलेट होगी तो हीट लूज होगी इन द टेम्परेचर, सो इट कूल्स डाउन। स्वेटिंग बढ़ा देता है, हमेशा स्वेटिंग के नतीजे में जब वेपोरेशन होती है पसीने के साथ बॉडी की एक्सेस हीट जो है वो चली जाती है एटमोस्फेयर के अंदर और एज अ रिजल्ट कूलिंग इफेक्ट होता है। ये दोनों तरीकों से अपना एंटीपायरेटिक एक्शन परफॉर्म कर रही है। बेटे 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मैकेनिज्म के साथ ये जितना मैंने पढ़ाया है इसको रीड आउट करो, कोई क्वेश्चन है वो पूछो, फिर मैं आगे चलूंगी। 5 मिनट के लिए आई एम क्वाइट नाउ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ऑफ सेल्फ स्टडी। प्लीज डू इट नाउ।
अब करें, अब उठाएगी, मैंने कह दिया। एनी क्वेश्चंस बेटे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके ग्रेट, गुड बेटे। साथ साथ रीड करना बहुत जरूरी है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जो अपने ज़हन में क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इस टाइम को वाकई पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया करो बेटे, चैटिंग या गेम खेलने के लिए या कैंडी क्रश खेलने के लिए नहीं, ठीक है? शाबाश। आगे बेटे मैं उसके नेक्स्ट उसकी तरफ चल रही हूँ, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन की तरफ, ठीक है? हमने पढ़े हैं एनाल्जेसिक एक्शन और एंटीपायरेटिक एक्शन, अब हम जा रहे हैं एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन की तरफ। अच्छा, इसका सिंपली मैकेनिज्म है एंटी इंफ्लेमेटरी में, वो तुम्हें क्या बताए? मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी ऑब्वियसली तुम्हें नाम से पता लग रहा है कि इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट अपना काम करेगी। कैसे काम करेगी वो मैकेनिज्म देखो। इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेमेशन, ये पहला पॉइंट है। मैकेनिज्म को कुछ स्टेप्स में ये करिए, पहला पॉइंट है। सबसे पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो मेन कल्प्रिट है इन्फ्लेमेशन के अंदर, उसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर दो, तो आधा काम तो इधर हो गया। फिर इनहिबिशन करो hyaluronidase and fibrinolysin enzymes which help in spread of inflammation। ये दो एंजाइम्स हैं जो इन्फ्लामेशन की स्प्रेड के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अक्सर देखना जो हम लोगों की क्रीम्स होती हैं दानों वगैरह पे लगाने के लिए, जिनका वो स्प्रेड इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर जो है वो जरूर ऐसी चीजें डली होती हैं जो उस एंजाइम को जो है वो उसके अगेंस्ट काम करने हैं। ये hyaluronidases उसके अंदर नजर आएगा, या hyaluronidic एसिड के नाम से, ठीक है? अच्छा बेटे, अब ये इनहिबिट कर दी है हमने कि स्प्रेड ना हो। इसके अलावा हम ब्रेडिकाइनिन की इनहिबिशन को भी जो है वो सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कैपिलरी परमिबिलिटी के लिए। जितनी कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, परमिएबल हो जाएगी, उतना ज्यादा जो है वो पानी अंदर आएगा और एडीमा फैक्टर कॉज होगा, उसके अगेंस्ट ये काम करेगी। फिर स्टिमुलेट करेगी सिक्रीशन ऑफ ACTH which is adenocorticotropic hormone leading to liberation of cortisone that acts as an anti-inflammatory। cortisone एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन के तौर पे एक्ट करता है नेचुरली, तो हम ACTH को जो है वो उसको हम स्टिमुलेट करेंगे, उसकी स्टिमुलेशन के नतीजे में कॉर्टिसोन रिलीज होगा, कॉर्टिसोन रिलीज होगा तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद है बेटे यूरिकोस्यूरिक एक्शन। अब ये यूरिक एसिड के लेवल को कैसे कम करता है, ठीक है? ये यूरिकोस्यूरिक एक्शन है, यूरिक एसिड के लेवल को कैसे वो कम कर रहा है। सबसे पहले बेटे हमारे पास सबसे पहले है इन लार्ज डोजेज एस्प्रिन इनहिबिट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड एक्ट्स एज यूरिकोस्यूरिक एसिड। दिस इफेक्ट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के अंदर अगर हम जो रीअब्जॉर्प्शन है यूरिक एसिड की उसको इनहिबिट कर दें, जब भी एस्प्रिन को लार्ज डोजेज में लिया जाएगा वो यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा और एज अ रिजल्ट यूरिकोस्यूरिक एजेंट के तौर पे काम करेगा, जो कि गाउट में हेल्पफुल है। लेकिन गाउट में हमारे पास और इससे भी ज्यादा अच्छी ड्रग्स मौजूद हैं, इसलिए हम इसको गाउट की ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते, लेकिन ये भी इसका एक इफेक्ट है, ठीक है? लार्ज डोजेस से और उसके साइड इफेक्ट भी तो आ जाएंगे ना, सो वी डू नॉट ऑप्ट आउट फॉर इट नॉर्मली। आगे है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है एस्प्रिन का। ऑर्डिनरी डोज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब भी हम लार्ज डोज लेंगे तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी, जिससे हाइपर वेंटिलेशन होगी। हाइपर वेंटिलेशन क्या होगा? डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। बेटे हमेशा याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस और कम, ऑब्वियसली अल्कलोसिस और एसिडोसिस दोनों तब होंगी जब इनमें से कोई भी एक लेवल खराब हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना कम हो जाएगा तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी, क्योंकि CO2 एक्सेसिवली लूज हो जाएगा, ठीक है? विच इज नॉट गुड एज वेल।
सो हाउएवर अगर ये लार्ज डोज में होगा, लार्ज डोजेज में होगा हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन का मतलब है अ डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, जिसके नतीजे में अल्कलोसिस होगा। नॉर्मल डोज कुछ नहीं करेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हाँ, टॉक्सिक डोजेज, लार्ज डोजेज से भी ज्यादा हम इतनी खा रहे हैं कि जिसका पता है कि टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, तो क्या करेगी एस्प्रिन? डिप्रेसेंट इफेक्ट कर देगी रेस्पिरेटरी सेंटर के ऊपर। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा? पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का है, डिप्रेसेंट इफेक्ट होगा, उल्टा वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। याद रखो, अब देखो बेटे, दोनों इफेक्ट चेंज है। नॉर्मल डोज एस्प्रिन की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कुछ नहीं करेगी, लार्ज डोजेस अल्कलोसिस करवाएगी, क्योंकि तब हाइपरवेंटिलेशन होगी। हाइपरवेंटिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर गिर जाएगा। लेकिन जब टॉक्सिक डोज हम लेंगे, तो टॉक्सिक डोज बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को और गिरवाने के, वो डिप्रेसेंट इफेक्ट कर देगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। इफ डिप्रेसेंट इफेक्ट के नतीजे में इंस्टेड ऑफ स्टिमुलेटरी, लार्ज डोज स्टिमुलेटरी कर रही थी, ये डिप्रेसेंट कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर, पी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, आगे है एक्शंस ऑन ब्लड। अच्छा, ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। अच्छा जी, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये कम कर देती है। जो प्लेटलेट्स ने आके एग्रीगेट करके अपना मैकेनिज्म स्टॉपिंग ऑफ ब्लड का करना होता है, इसने उसको रोक देना। इसीलिए अच्छा, इसका मैं यूज बताती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले इस पे गौर करो। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज इंक्रीज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ इट्स सिंथेसिस। बेटे मैंने बताया था कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, ये सारे फैक्टर्स हैं। ये जब मैं तुम लोगों को क्लॉटिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल से सारे समझा दूंगी। अभी सिर्फ इतना रखो कि हमारे पास जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है उसको ये कम कर देता है। साथ ही साथ जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो कि अहम किरदार अदा करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, उसकी सिंथेसिस को भी ये इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा ये एग्रीगेशन जो होती है प्लेटलेट की, उसको भी डिमिनिश करवा देता है, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 एक एंजाइम है जो कि पावरफुल है प्लेटलेट एग्रीगेशन की स्टिमुलेशन में। तो ये उसको डिमिनिश करवा देता है, उसकी एक्टिविटी को। एज अ रिजल्ट जो है वो दिस इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन। अच्छा, ये सारा काम जो है ना ब्लड पे, ये बड़ा इफेक्टिव है हमारे लिए थ्रोम्बोसिस में। प्रोफाइलेक्सिस, जहां प्रोफाइलेक्सिस का मतलब जहां पे के पेशेंट की हार्ट सर्जरी हुई है या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है कि मुझे खतरा है कि क्लॉटिंग हो सकती है, उसकी थ्रोम्बोस इफेक्ट हो सकता है, वहां पर हम उसको प्रिकॉशनरी तौर पे एस्प्रिन देते हैं। बेटे 300 mg वाली नहीं देते, 75 mg देते हैं। एस्कार्ड वगैरह के नाम से, या लोप्लेट वगैरह के, सॉरी नॉट लोप्लेट, एस्कार्ड वगैरह के नाम से वो होती है। लोप्लेट में तो क्लोपिडोग्रेल होती है। ठीक है, अच्छा बेटे, ये इसका एक्शन ऑन ब्लड है। अब एक्शन ऑन सीबीएस है। फिर अगेन थेराप्यूटिक डोजेस कोई इफेक्ट नहीं करेंगे सीपीएस पे, लेकिन लार्ज डोजेस जो है वो पेरिफ्रीज में वेजोडाइलेटेशन करवाएंगी, और टॉक्सिक डोजेस क्या करवाएंगी? सेंट्रली जो वेजो मोटर है उसकी पैरालिसिस करवा देंगे। यहाँ पे एक्शन ऑन सीबीएस हमारा खत्म हो गया। अब फिर अगेन तुम्हारा टाइम है एंटी इंफ्लेमेटरी से लेके यूरिकोस्यूरिक, रेस्पिरेटरी, ब्लड और सीवीएस। 5 मिनट के अंदर रीड आउट करो, फिर मैं आगे चलूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शाबाश, शुरू हो जाओ। हाँ जी, लोप्रिन भी एस्प्रिन है बेटे। मैंने लोप्रिन नहीं बोला, मैंने लोप्लेट बोला था बेटे। लोप्रिन नहीं बोला, लोप्लेट बोला था। लोप्लेट के अंदर क्लोपिडोग्रेल होती है। लोप्रिन भी एस्प्रिन है। एस्प्रिन 75 mg वाली है। ओके सारा, स्ट्रेंथ कम है बेटे, लो डोज है। 300 mg नहीं देते लोप्रिन के अंदर। ओके बेटे, पढ़ना शुरू कीजिए प्लीज।
ओके ग्रेट बेटे। सारा बेटे उसका डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो इनहिबिशन नहीं करवाता, वो वहां पर यूज होता है जहां पर वी नीड इट एज एन एंजाइम। इट इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स एज अ बेसिक फंक्शन, लेकिन जहां पर इन्फ्लेमेशन को हमने स्टॉप करवाना होगा वहां पर मैंने बोला था बेटे कि ऐसा एजेंट यूज होगा जो हियालुरोनिडेज को इनहिबिट करवाएगा। जो आप बात करियो बेटे वो स्किन ऑइंटमेंट, वो टोटल डिफरेंट ट्रीटमेंट है स्किन की, दैट डज नॉट इन्वॉल्व दिस पर्पज। ठीक है सारा, समझ आई है? बेटे आज के लिए इतना ही काफी है। अटेंडेंस लगा के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, अटेंडेंस लगा के सेंड कर दें। इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को हम फ्राइडे को वाइंड अप कर लेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बेटे। अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अटेंडेंस मुझे मिल जानी चाहिए फौरन। जॉन तुम्हारा सिर्फ प्रेजेंट के वक्त मुझे जवाब आया, क्लास में पार्टिसिपेशन नील है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।